खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। नैना रे नैना तुझसे बुरा ना कोई, नैना रे तू ही बुरा, तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई। खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। नैना रे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मुकेश आर्ट्स क्लास के इस टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार है और ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसे हमें जानना बेहद क्या है, ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि अगर किसी मानव को बोलने की आज़ादी नहीं हो, कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं हो, मनचाहे ढंग से कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं हो, मनचाहे धर्म को मानने की आज़ादी नहीं हो, मनचाहे बिजनेस और मनचाहे नौकरी करने की आज़ादी नहीं हो, तो क्या होगा? जी हाँ, वही होगा जो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मतलब ये होगा कि मानव एक जानवर के तरह बन जाएगा। किसके तरह बन जाएगा? जानवर के तरह बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि वह पूरी तरह से लगेगा कि हम क्या हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से तो प्राचीन समय से शासन व्यवस्था चलता आ रहा था, जिसमें एक शासक होता था और वो अपने प्रजा पर अत्याचार करता था, उनके तमाम अधिकारों को क्या किए हुए था, छीने हुए था, और खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था और बाकी को कष्ट होता था। तो जब लोगों में जागरूकता आई तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना क्या किया, शुरू किया। इसकी बहुत ही लंबी कहानी हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो आइए हम वहाँ से इसको शुरू करते हैं जहाँ से इसमें विशेष रूप से सुधार होना क्या हुआ, शुरू हुआ। तो सबसे पहले अगर हम चलें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1215 ईस्वी में, कब? 1215 ईस्वी में, मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। 1215 ईस्वी में अपने राजा के खिलाफ वहाँ के मजदूरों ने अपने अधिकार के मांग के लिए आवाज़ उठाना क्या किया, शुरू किया। और विवश होकर उस राजा को उनके इस अधिकार को क्या करना पड़ा, मान लेना पड़ा, और उनके अधिकार पत्र पर उनको हस्ताक्षर करने पड़े, जिसे इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि यह अधिकार को माना गया प्रथम बार किसी राजा के द्वारा। तो इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा क्या है? तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। यानी कि यह एक अधिकार पत्र है। इस अधिकार के एवज में ही हम अपने शासन व्यवस्था का वैल्यू करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर ये अधिकार हमें नहीं रहेगा तो हम किसी भी शासन व्यवस्था का कोई परवाह नहीं करेंगे, भले ही हमें अपने जान को ही देना क्यों न पड़े। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब भारत गुलाम था तो अपने अधिकार की रक्षा के लिए ही हजारों लोगों ने अपनी क्या की, कुर्बानी दे दी, ताकि भारत स्वतंत्र हो। और भारत कब स्वतंत्र होगा, जब भारतीय लोगों को मिलेगा कौन अधिकार, मौलिक अधिकार। दूसरा एक घटना मैं आपको बताता हूँ। वो घटना है जब इसको लिखित रूप से संविधान में डाला गया। वो प्रथम आपको कह सकते हैं वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में बने अमेरिकी संविधान, जिसमें प्रथम बार लोगों के मौलिक अधिकार को क्या किया गया, दिया गया।
और इस तरह से विभिन्न देशों ने जब अपने संविधान का निर्माण किया तो सबसे पहले उसमें जो उन्होंने दिया वो क्या दिया, तो मौलिक अधिकार को ही दिया। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का जब भी निर्माण हुआ तो संविधान में भी प्राथमिकता सबसे पहले किसको दी गई, तो मौलिक अधिकार को ही दी गई। जी हाँ, आपको पता है कि भारतीय संविधान जब अंग्रेजी हुकूमत के अंतिम क्षणों में बन रहा था तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है, सिस्टम है, वो पूरी तरह से कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब हम मूल रूप से चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकार का, जो किस प्रकार का है, कितने हैं, अनुच्छेद कितना से कितना में है, और इस अधिकार के इस्तेमाल से भारतवर्ष किस तरह से अपना शांति में शासन व्यवस्था चलते हुए पदोन्नति की रास्ते पर तेजी से चल रहा है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा आप समझ गए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। मूल संविधान का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि भारत का संविधान जब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन के तैयार हुआ तो वह तिथि था 26 नवंबर 1949, यानी किस दिन भारतीय संविधान तैयार हुआ, अंगीकृत हो गया। तो उस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिया गया था वो 7 था, और 7 में जो 7वां अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। लेकिन बाद के वर्षों में ऐसा लगा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया जाना चाहिए। तो 44वां संशोधन, संविधान में 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से अभी तक बहुत सारे सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। तो 44वां संशोधन जो हुआ था वो 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 ईस्वी में हुआ था। उसी संशोधन में 7वें अधिकार को, यानी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, जो कभी मौलिक अधिकार के भाग 31 में हुआ करता था, अब उसको वहाँ से निकाल के कहाँ डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 के ए में, जहाँ पे ये अधिकार कौन सा अधिकार हो गया, तो कानूनी अधिकार हो गया। कौन सा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। अब भाई कितने अब बचे हुए हैं, तो 7 थे, एक निकल गए, तो कितने बचे, 6 बचे, जो आज भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो 6 कौन कौन है, तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या है 6। तो कौन कौन है, तो पहला है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आप देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में। कितना से कितना तक, 14 से लेके 18 तक। दूसरा है वह स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन आप देखेंगे 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद देखेंगे 23 से 24 में। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 में। उसके बाद देखेंगे संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, इसका वर्णन हम देखेंगे अनुच्छेद 29 से 30 में। और एक देखिए यहाँ गैप है, यानी कि यही ये है जिसको निकाल दिया गया। तो अगला जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 32 में। और इसमें 5 प्रकार के रिट का एक ऑप्शन आता है कि यह अधिकार 5 अधिकारों के साथ एक संगठन है, और वो 5 कौन कौन है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, और अंत में अधिकार परीक्षा लेख है। तो थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं आपको, ताकि आपको समझने में बेहद आसानी हो। पहला जो अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। इससे हम क्या समझते हैं, तो इससे हम यही समझते हैं कि समानता के अधिकार का मतलब ये हुआ कि कानून के नज़र में, कानून के समक्ष या विधि के समक्ष सभी देश के जो लोग हैं वो क्या है, एक समान है। मतलब ये हुआ कि भारत में जो भी कानून बनेंगी वह सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होगा। इसमें जाति, धर्म, नस्ल, वंश, गोरा, काला, ऊंच नीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अपराध अपराध होगा, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति करे या एक बहुत ही बड़े व्यक्ति ही क्यों ना करे, सबके लिए जो भी कानून बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उनको सजा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि समानता के अधिकार को किस तरह से समझते हैं। मतलब सभी लोग क्या है, एक समान है कानून के नज़र में। तो ये हो गया। दूसरा है
स्वतंत्रता का अधिकार, ये कैसा अधिकार है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम स्वतंत्र फील करें उस तरह का अधिकार है। तो कैसा अधिकार है? तो कहीं भी अपने देश के अंदर की 24 घंटे रात दिन कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, मनचाहा बिजनेस कर सकते हैं, किसी राज्य में ज़मीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, मनचाहे धर्म को मान सकते हैं। तो ये तमाम बोलने की भी जो आज़ादी है, ये सब आपको किस में आ गया? तो स्वतंत्रता के अधिकार में आ गया, जिसका अनुच्छेद किस में वर्णन है? 19 से 22 में है। तीसरा जो अधिकार है आपका वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे ज़बरदस्ती मजदूरों का बलात् श्रम होता है, बच्चों को ज़बरदस्ती किसी गैर कानूनी कार्य करवाने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता है, तो वो एक शोषण हो गया। ज़बरदस्ती किसी मजदूर से काम से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता हो तो वो भी उनका शोषण हो गया। बच्चा जिसका उम्र पढ़ने का होता है उससे काम लिया जाता है तो वो भी क्या हो गया? शोषण हो गया। तो ये सब गैर कानूनी कार्य होते हैं जिससे छुटकारा इसी शोषण के विरुद्ध अधिकार का इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। और दूसरा अर्थ ये हुआ कि भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम यही कह सकते हैं कि हम मनचाहे ढंग से किसी धर्म को माने या न माने, ये मेरी मर्जी है। दूसरा कि हम अगर किसी धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म का हम ये नहीं कर सकते हैं, खिलाफत नहीं कर सकते हैं, या दूसरे धर्म मानने के लिए हम किसी को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। मतलब यह व्यक्तिगत निर्णय की आज़ादी है कि धर्म को कोई माने या न माने। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी को कहा गया कौन अधिकार? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद क्या है? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या है? तो कोई भी अल्पसंख्यक भाषा वाले अपने भाषा को बचाने के लिए उस भाषा संबंधी संस्थान खोल सकता है, अपने रीति रिवाज को बनाने के लिए वो तत्पर रह सकता है। इसकी उनको पूरी क्या है? आज़ादी है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का एक अधिकार है, यानी उसको वह शिक्षा लेने का क्या है? अधिकार है। तो इस तरह से इस अधिकार का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। अगर इस तरह के अधिकार को कोई आपसे छीनता है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको न्यायालय क्या देगी? न्याय देगी। दूसरा छठा जो है लास्ट में वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने इसी अधिकार को संविधान का आत्मा बताया है। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा है। मतलब ये हुआ कि पूरे संविधान में अगर ये अधिकार है तो संविधान का अस्तित्व है, अगर ये अधिकार नहीं है तो वो एक क्या है? एकदम एक यूजलेस वस्तु साबित होगी। तो देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो इसमें 5 प्रकार के रीट हैं। वह है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपकी समझदारी डेवलप हो जाए। तो ये है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें किसी भी अपराधी को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष क्या करे? प्रस्तुत करे। और अपराध अगर उसका नहीं है तो उसे छोड़ने का भी न्यायालय क्या देती है? आदेश देती है, या उसे अपना मनचाहा वकील नियुक्त करके इस केस को लड़ने का क्या देती है? इजाज़त देती है। तो ये आप समझ गए। दूसरा है परमादेश। अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता रहता है तो उसे इसी कानून के तहत दबाव दिया जाता है कि आपको अपना कार्य समय से करना चाहिए या करना पड़ेगा। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने से छोटे न्यायालय को यह दिया जाता है कि आपके यहाँ जो भी मुकदमे होते हैं वह मुकदमा आप अपने दायरे में रहकर ही करें। अपने दायरे से बाहर का निर्णय और न्याय आप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद है उत्प्रेषण। इसमें भी वही बात बताया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने से छोटे न्यायालय को कि आपके यहाँ जो भी मुकदमे होते हैं वह मुकदमा अगर आपसे नहीं ये होने वाला होता है तो उसको ऊपर के न्यायालय में आप उसको क्या करिए? अपील के आधार पर पहुँचाइए। और लास्ट में जो है वह है अधिकार परीक्षा। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अफसर अधिकारी अपने
शक्ति से कहीं अलग कार्य करने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि उनका जो अधिकार होता है अपने किसी पद के अकॉर्डिंग, उस अधिकार से अधिक वो कार्य करने लगता है, तो न्यायालय उससे सवाल पूछती है कि आखिर आप इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पुलिस और एक आईपीएस ऑफिसर का काम बटा हुआ होता है, तो उनको अपने ही दायरे में रह के कार्य करने होते हैं। अगर एक पुलिस आईएएस अधिकारी की तरह कार्य करने लगेगा तो वह एक गैर कानूनी कार्य होगा। तो ऐसे ही कार्य पर इनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। और आपके इस तमाम मौलिक अधिकार का जो रक्षक बनाया गया है वो बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और इसमें मुख्य रूप से 30 न्यायाधीश और एक प्रमुख न्यायाधीश होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक दो बार इस वीडियो को देख लेने के बाद मौलिक अधिकार से संबंधित तमाम बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमी को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और 12th में यानी कि आर्ट्स 12th में अगर आपको बेहतर तैयारी करना है, बेहतर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आ जाइए मुकेश आर्ट्स क्लास। कहाँ आना होगा आपको? मुकेश आर्ट्स क्लास में, जहाँ पे आपके विषय से संबंधित विशेष तैयारी कराई जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यहाँ मतलब इस क्लास में आने के लिए आपको आना होगा मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की नियर इंदिरा कॉलोनी। जी हाँ। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9006328259। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।